नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। जो हमारे जो आर्टिकल रह गए थे उन्हें हम फिर से इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो आज का जो पहला आर्टिकल होगा वो होगा हमारा गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड हमारा आज का पहला आर्टिकल होगा। जो ये गैलापागोस आइलैंड है ये दोस्तों क्यों सुर्खियों में रहा, ये इसलिए सुर्खियों में रहा जो हमारे चाइना के जो मछुआरे थे वो हमारे गैलापागोस आइलैंड में आ गए थे, वहाँ पे वो पहुँच गए थे। तो जो इक्वाडोर सरकार है जो इसको निर्देशित करती है गैलापागोस आइलैंड को, जिसकी देखरेख में रहता है गैलापागोस आइलैंड, तो वहाँ के इक्वाडोर की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट उनके लिए बन गया था कि भाई ये चाइनीज़ मछुआरे ये यहाँ पे क्यों आ गए। क्योंकि आज की डेट में देख रहे होंगे जो हमारी चाइना की रणनीति है ये पूरे वर्ल्ड में अपनी रणनीति को फैला रहा है, जो स्प्रेड कर रहा है अपनी रणनीति को, अपने आप को कैसे किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इक्वाडोर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया। अब ये हुआ क्या कि जो ये हमारा गैलापागोस आइलैंड है ये हमारे पैसिफिक ओशन में है। सबसे मेन क्वेश्चन कैसे बनेगा, पैसिफिक ओशन में है और जो इक्वाडोर का एक प्रोविजन है। फॉर्मेशन क्या है जो इस आइलैंड की, इसकी 3 प्लेटों से, इसकी 3 टेक्टोनिक प्लेट से इसकी फॉर्मेशन हुई है। नाजा, कोकोस एंड पैसिफिक प्लेट से इसकी फॉर्मेशन हुई है इस आइलैंड की। और ये आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैपिंग में इसको पूछा जा सकता है, पूछने की संभावना है। अब देखिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया, कब 1978 में इस आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है और यूनेस्को ने इसे डाला है। इसको आप जानते होंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो देखिए दोस्तों इसका महत्व है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लैंड इगुआना और जियांट टॉर्टोइज पाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। और इन्होंने यहाँ पे देखो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने यहाँ पे जाके अपनी स्टडी करी थी, इसी आइलैंड में इन्होंने स्टडी करी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे अपनी स्टडी करी थी। अब जो इन्होंने डार्विन थ्योरी है जो हमारी डार्विन थ्योरी है उन्होंने यहाँ पे जाके दी थी। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। गैलापागोस आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब हुआ ये कि जो हमारा चाइनीज फिशिंग शिप्स आर फ्रीक्वेंट टू इक्वाडोर वाटर्स ड्यूरिंग अगस्त मंथ। अब देखिए जो अगस्त मंथ में यहाँ पे ये लग गए। अब देखिए होता ही है कि जो यहाँ पे कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट की कोल्ड करंट यहाँ पे बहती है। जो चलती कौन सी करंट है यहाँ पे? हम्बोल्ट की कोल्ड करंट। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, कोल्ड हम्बोल्ट करंट यहाँ पे है। कहाँ पे? इस आइलैंड के आसपास। और ये क्या है? न्यूट्रिशन, मतलब ये बहुत ज्यादा पोषक तत्व यहाँ पाए जाते हैं और हाई, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्क पाई जाती है इस जो हमारा आइलैंड है। इसलिए वहाँ चाइनीज मछुआरे गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ इस वक्त पाई जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, इस टाइम अगस्त के महीने में कोल्ड हम्बोल्ट करंट वहाँ पे चलती है जिससे कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ उपस्थित होती है। चलिए हम समझते हैं हम्बोल्ट कोल्ड करंट क्या है। ये क्या है, एक हमारी, इसको हम पेरुवियन धारा भी कहते हैं, पेरू करंट भी इससे बोलते हैं। किसको? हम्बोल्ट कोल्ड करंट को हम क्या बोलते हैं? पेरू करंट भी बोलते हैं। ये क्या है? कोल्ड है, लो सैलिनिटी है, ओशियन करंट है। ये आपको जानना होगा कि ये जो हमारी हम्बोल्ट करंट है कोल्ड है या वार्म है? ये हमारी कोल्ड करंट है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। अभी कहाँ पे? साउथ अमेरिका में ये पाई जाती है ये वाली धारा। कहाँ पे? जो इक्वाडोर है, कौन से महाद्वीप में? ये इक्वाडोर है हमारे साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। इसके बाद है हमारा ये क्या? हम्बोल्ट कोल्ड करंट इज अ हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। जो यहाँ का इकोसिस्टम है इस कोल्ड करंट की वजह से क्या है? हाईली प्रोडक्टिव है। इसलिए ही वहाँ के मछुआरे, चाइनीज मछुआरे वहाँ तक पहुँच गए थे क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम क्या है? बहुत बेहतरीन है। वहाँ पे बहुत अच्छी मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए ये लोग वहाँ पे चले गए थे। अब क्या है, यहाँ जो हमारे अकाउंट फॉर रफली 18 से 20% टोटल वर्ल्ड वाइड मैरीन फिश यहाँ पे पाई जाती है। 18 से 20%, सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन यहाँ पे इसमें इस गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता है। क्योंकि जो ये इस हम्बोल्ट कोल्ड करंट धारा की वजह से 18 से 20% जो हमारे पूरे वर्ल्ड की मैरीन फिश है यहाँ पे पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड में सबसे 18 से 20% जो हमारे वर्ल्ड वाइड है उसका 18 से 20% जो हमारी मैरीन फिश है यहाँ पे पाई जाती है। चलिए जो हमारा ये देख सकते हो आप गैलापागोस आइलैंड, ये हमारी गैलापागोस आइलैंड ये है और ये हमारा इक्वाडोर है। ये वाला देख सकते हो यहाँ से कितना दूर है ये देखो, ये हमारी हम्बोल्ट धारा है, हमारी हम्बोल्ट करंट है, इस तरह से बहती है ये। अब जो हमारा ये देखो ये हमारा इक्वाडोर। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि इक्वाडोर के इर्द गिर्द कौन कौन से देश है? कोलंबिया है, ब्राजील है, ये और पेरू है। ये देश यहाँ पे इसके
आसपास है। अब यहाँ से देखो इतना दूर है, ये हमारा गैलापागोस आइलैंड, ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। तो यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ये क्यों सुर्खियों में रहा? ये दोस्तों इसलिए सुर्खियों में रहा है, जो हमारा मध्य एशिया है, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट भी बोल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या है, में जो पहला यूएई है, यूएई बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन अरब वर्ल्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। जो हमारा अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में पहला देश कौन? यूएई ऐसा है जिसने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है। कौन? यूएई पहला देश है ऐसा जिसने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर दी है अरब वर्ल्ड में। ये आपको ध्यान देना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? इसमें क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है, और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको सब वो लेक्चर प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है, जो हमारा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है और क्रिटिकलिटी को कैसे अचीव करता है, ये तो वो भी आपको मैं बता चुका हूँ। उसको आप जो हमारे पहले वाले लेक्चर है, पीछे वाले लेक्चर है, आप उन्हें वहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पहला ऐसा देश है यूएई जो अरब कंट्री में जिसने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है पूरे अरब वर्ल्ड में। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहाँ से इसके क्या इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसकी लोकेशन को हम जानेंगे। ये आप अचीव क्रिटिकलिटी बता दिया आपको मैंने, क्रिटिकलिटी कैसे अचीव करता है। चलिए अब इसके बाद हमारा जो देखिए, ये है हमारा यूएई, ये है हमारा बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ये वाला देख सकते हो आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें बिल्कुल। ये हमारा यूएई है, और ये हमारा अबू धाबी है, और ये हमारा कतर है, ये हमारा सऊदी अरेबिया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। और ये हमारा बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक क्यों इस टाइम करंट इशू बने, क्यों सुर्खियों में रहे? ये इसलिए सुर्खियों में रहे दोस्तों क्योंकि जो इनकी डेथ हुई थी 1920 में हुई थी, और आज क्या है 1920 और 2020 इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इनकी कौन सी, जो हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पेड करे हैं इनकी डेथ एनिवर्सरी पे, 100th डेथ एनिवर्सरी पे इनके ट्रिब्यूट पेड करे। अब हमारे लिए रिलेवेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनकी 100th डेथ एनिवर्सरी है, तो भैया रिलेवेंट टॉपिक बनेगा। अब इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो अचीवमेंट है, उनको हम जानेंगे, इन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए करा है। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे और एजुकेशनिस्ट थे। ये आपको ध्यान देना है। ही वॉज इंडियन नेशनलिस्ट एंड टीचर, इंडियन नेशनलिस्ट और टीचर थे, और ये क्या है, एक एक्टिविस्ट थे ये। इनका देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ द लोकमान्य भी बोलते थे इन्हें। क्या कहते थे इन्हें? इनका जो नाम था, इनको टाइटल दिया गया था वो था लोकमान्य तिलक। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब हमारा एजुकेशन कैसे थे ये शिक्षक कैसे थे? ये थे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1884 में। ये ध्यान देना, ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, बीडी तिलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीजी तिलक ने। अब इन्होंने विद किसके एसोसिएट से? गोपाल गणेश के एसोसिएट, गोपाल गणेश अगरकर की सहायता से इन्होंने ये सोसाइटी स्थापित की थी। अदर क्रिएट टू न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन्होंने इंडिया में, इंडियन कल्चर में लाया था। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, अब द सोसाइटी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द फर्ग्यूसन कॉलेज। जो ये सोसाइटी है, जो इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज को भी स्थापित किया। सोसाइटी कब बनाई थी? सोसाइटी बनाई थी हमारे 1884 को इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, और 1885 को इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान देना है बिल्कुल आपको। अब हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका इन्होंने प्रतिभाग करा, कैसे इन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट करा। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या करा, तिलक ज्वाइंट द इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 में इन्होंने क्या करा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की को ज्वाइन करा। अब आपको क्वेश्चन, मतलब आपको एक चीज बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा ही अपोज द मॉडरेट एटीट्यूड। ये सबसे बड़े, ये क्या थे? उग्रवादी थे, ये उदारवादी नहीं थे। इन्होंने क्या करा, उदारवादी नेताओं का इन्होंने अपोज करा कि भाई ऐसे नहीं चीते, ऐसा हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, जो तुम्हारा उदारवादियों का जो रणनीति है उस तरह से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इनका नजरिया, इनका तेवर बिल्कुल अलग था, इनका क्रांतिकारी वाला था, उग्रवादी थे ये क्या थे? ये मॉडरेट नहीं थे, ये उग्रवादी थे। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये क्या थे, किसके पार्ट थे? लाल बाल पाल, आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय
और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के ये पार्ट थे। ये आपको ध्यान, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये इसके पार्ट थे, लाल बाल पाल के। तीनों क्या थे? ये तीनों ही उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल, ये आपको ध्यान देना है। अब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग मतलब खुद से शासन करना, इसका जो शाब्दिक अर्थ है जो साधारण भाषा में, होम रूल लीग खुद का स्वशासन बोल सकते हैं। अब देखो होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की किसके साथ मिलके? एनी बेसेंट के साथ इन्होंने जीएस खरपड़े और एनी बेसेंट के साथ इन्होंने मिलकर स्थापना की। कब की? ऑल इंडिया होम लीग की इन्होंने स्थापना की 1916 से 1918 के बीच में इन्होंने होम रूल लीग चलाया। अलग अलग देश में, देश के अलग अलग पार्ट्स में इन्होंने, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने होम रूल लीग चलाया। अब देखिए जो तिलक का होम रूल लीग था वो कौन कौन से क्षेत्रों में था? वो था हमारे महाराष्ट्र, ध्यान देना इसको भी, महाराष्ट्र में था, और सेंट्रल प्रोविजन में था, और कर्नाटका में था, और बेरार रीजन में इनका क्या था? होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया। और एनी बेसेंट ने जो हमारे अदर जो पार्ट है वहां पे एक्टिव थी। कौन? एनी बेसेंट ने। अब पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? वो की हमारे एनी बेसेंट और कौन? तिलक। और तीसरा कौन था उनके साथ? तीसरा था हमारे जीएस खरपड़े, ठीक है। और इसके बाद न्यूज़पेपर देखो, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करे? इन्होंने करे हमारा केसरी किसमें था? हमारे मराठी भाषा में केसरी न्यूज़पेपर था। और इसके बाद है महर्था, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद बुक्स, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स पब्लिश करी? कौन कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी? इन्होंने लिखी श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, इन्होंने बुक्स पब्लिश करी है। और इनमें सिग्निफिकेंस क्या है? महत्व, इनका महत्व क्या था? देखिए इनका महत्व था, ये क्या कहते थे? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाकर रहूंगा। इनका जो इन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया, इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये आपको ध्यान देना है इसमें। अब इसके बाद है बुक, देखिए एक राइटर थे, कौन? इंग्लिश राइटर थे हमारे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडियन अनरेस्ट एक बुक लिखी, और इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने लिखा कि ये क्या थे? फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट था। कौन? ये। अब जो एक हमारे क्या, वैलेंटाइन चिरोल ने एक बुक लिखी। वैलेंटाइन चिरोल ने कौन सी बुक लिखी? वो लिखी हमारी इंडियन अनरेस्ट। और इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने लिखा था कि ये फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट है। उनको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने टाइटल दिया कि ये भाई फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये आपको ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखी? वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी। और उन्होंने उसमें उनको क्या उपाधि दी? उन्होंने दी कि भाई ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो हमारे बाकी जो आर्टिकल बचे हैं उनको हम आने वाले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।